हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि शिक्षा के प्रभावी कारक क्या के रूप में विद्यालय। मैंने पिछले वीडियो में इसके जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में जो इसकी क्लास लगी थी लास्ट टाइम, मैंने उसमें आपको शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में परिवार की क्या भूमिका होती है, जो प्रभावी कारक होते हैं परिवार का, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं, ये आपकी खंड खा चल रहा है और जो प्रारंभिक शिक्षा और नवीन प्रयास के आपके थर्ड यूनिट चल रही है। 1-2 पॉइंट रह गए हैं, उसमें मैं कवर कर दूंगी। इसके अलावा मैंने सोशल साइंस के भी मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यानी संविधान क्या, अनुसूची वगैरह क्या है, प्रस्तावना क्या, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, मौलिक कर्तव्य, निजी तत्व, सेल क्या होती हैं, सेल कितने प्रकार की होती हैं, ये सब बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जिन लोगों ने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे आप वीडियोस जाकर देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप में से जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए जानते हैं कि शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। प्राचीन युग में मानव का जीवन अत्यंत सरल था। उस युग में ज्ञान की इतनी वृद्धि नहीं हुई थी जितनी आज हो गई है। बिल्कुल बात सही है कि जो प्राचीन काल में मानव का जीवन बहुत ही सिंपल हुआ करता था। बस वो दिनचर्या जिनकी जो होती थी बहुत ही सिंपल होती थी, खाना बनाना और बस थोड़ा सा काम कर लेना ताकि भरण पोषण हो सके, उतने तक ही सीमित था। और ज्ञान भी उतना नहीं था, क्योंकि जब ज्ञान होता तो कुछ नई टेक्निक्स यूज लाते, वो क्रिएट करते, तो ज्ञान की भी कहीं ना कहीं उतनी वृद्धि नहीं हुई थी जितनी आज हो गई है। इसका कारक यह है कि उस युग में मानव की आवश्यकताएं सीमित थीं। बिल्कुल बात सही है। तथा धीरे धीरे मानव जीवन इतना जटिल हो गया कि उसका संपूर्ण ज्ञान बालक को परिवार तथा अन्य औपचारिक साधनों के रूप में देना कठिन हो गया। उस समय क्या था कि जो आवश्यकताएं थी वो भी बहुत सीमित थी प्राचीन युग में। ठीक है, स्कूल विद्यालय, ठीक है, क्या हुआ, स्कूल विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले, कि बालकों की जो अच्छी जो योग्य उनकी क्या है तैयारी मिल सके, उसके लिए स्कूल और विद्यालयों की ही ऐसी संस्थाएं हैं जिनको वो सभ्य बना सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो विद्यालय के औपचारिक कार्य कौन कौन से हैं। इसमें सर्वप्रथम कार्य बालकों का मानसिक विकास करना है, यानी कि इसमें बालकों के जो औपचारिक कार्य में जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें क्या है, बालकों के मानसिक विकास को मानसिक विकास करना है। उसके बाद संस्कृति का संरक्षण और सामाजिक भावना का विकास, चरित्र निर्माण, नेतृत्व के गुण प्रदान करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि है। यानी कि क्या, जो विद्यालय के औपचारिक कार्य क्या आते हैं, सबसे पहले उसको आता है कि बालक का मानसिक विकास करना। उसके बाद आता है संस्कृति का संरक्षण करना, कि संस्कृति को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, संस्कृति का आप इसको खोने ना देना, यानी कि जो पुरानी परंपरा आपकी जो संस्कृति उसका प्रयोग करना, उसको बनाए रखना। ठीक है, इसके बाद सामाजिक भावना का विकास करना, कि समाज के प्रति हमारी बच्चों की जो भावना कैसी होनी चाहिए उसका विकास करना है। फिर इसके बाद चरित्र निर्माण करना, यानी कि बालक के चरित्र का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक है। नेतृत्व के गुण प्रदान करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। व्यावसायिक यानी प्रशिक्षण, ऐसी टेक्निक्स बालकों को देना जिससे वो क्या कर सके, अपना व्यापार या कुछ धंधा खोल सकें। ये टेक्निक्स के माध्यम से क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अब हम जानते हैं विद्यालय के अनौपचारिक कार्य के बारे में, कि विद्यालय के अनौपचारिक कार्य क्या होते हैं। मैंने अभी आपको औपचारिक कार्य बताए, मानसिक विकास करना, संस्कृति का संरक्षण करना, सामाजिक भावनाओं का विकास करना, चरित्र निर्माण करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, ये सारे मैंने आपको औपचारिक कार्य बताए। अब हम जानते हैं अनौपचारिक कार्य के बारे में। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवा कार्य, रचनात्मक शक्ति का विकास आदि वे सभी कार्य आते हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं।
अनौपचारिक कार्य में क्या होता है, जैसे उसमें उसके बच्चे के शारीरिक विकास करना, खेल कूद के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करके उनका हम विकास कर सकते हैं, समाज सेवा के द्वारा रचनात्मक शक्ति का विकास करके, ठीक है, जो उनके क्रिएट करने की जो उनकी जो कैपेसिटी है उसको हम क्या करें, उसको विकास कर सकते हैं। ये सभी कार्य क्या होते हैं, बालक के सर्वांगीण विकास जो होता है उसमें क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, यानी कि उनमें सहायक होते हैं। ठीक है, ठीक। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। अभी मैंने आपको शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय बताया, अब मैं आपको बताऊंगी शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको परिवार बताया था कि शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में परिवार की क्या भूमिका होती है, फिर मैंने अभी आपको शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय। अब जो अगला पॉइंट है वो है शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य। परिवार, समाज, विद्यालय के समान राज्य भी शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्था के रूप में करता है। क्या करता है, बालक के, यानी जो परिवार, समाज, विद्यालय के समान ही क्या राज्य भी क्या करता है, शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण क्या होती है, संस्था होती है जो बालक के विकास में सहायता करती है। राज्य एक सामाजिक संस्था है, यह समाज का उद्देश्यपूर्ण संगठन है जो जनता के हित के लिए बनाया जाता है। राज्य क्या है, एक सामाजिक संस्था, यानी एक तरह से संस्था है जो किसके हित के लिए बनाया जाता है, जनता के हित के लिए बनाया जाता है। राज्य का विकास समाज ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया है। किसका विकास, राज्य का विकास किसके लिए किया, समाज ने किसके लिए किया, अपने ही हित, जो उनके लिए फायदे, जो उनको फायदा मिल रहा है उसी को रक्षा करने के लिए बनाया है। समाज ने राज्य को शक्ति और क्या किए हैं, अधिकार देकर समाज में सुरक्षा, न्याय और अनुशासन स्थापित किए हैं। राज्य ने क्या किया है कि समाज ने क्या किया है, समाज ने राज्य को शक्ति और अधिकार देकर समाज में क्या किया, सुरक्षा, न्याय और अनुशासन स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में जनतंत्र क्या है, हमारे देश में जनतंत्र शासन व्यवस्था है, यानी कि जनतंत्र शासन व्यवस्था का मतलब ये है कि आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा कि उसमें था कि जो हमारे भारत में जो किसी की सरकार बनती है या किसी का जो बनता है तो वो लोगों के माध्यम से ही चुना जाता है, यानी शासन किस पर डिपेंड होता है, जनता पर। किस पर डिपेंड होता है, जनता पर, यानी हम ही चुनते हैं अपने देश के शासक को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो। तो यानी कि बाकी अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा होता है कि हमारे द्वारा ही किसी प्रतिनिधित्व का चयन किया जाता है, यानी कि हम चुन सकते हैं। ठीक है, जनतांत्रिक राज्य में शिक्षा की व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं आपसी समझौते के सिद्धांतों पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, आपसी समझौते के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मतलब ये कि जनतांत्रिक राज्य में क्या होता है, जहाँ पर जनता के माध्यम से शासन चलता है, वहाँ की जो व्यवस्था जो होती है, शासन व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की आपसी समझौते के सिद्धांतों पर आधारित होती है। जैसे मैंने आपको सोशल साइंस में जो प्रस्तावना वाला टॉपिक मैं आपको बताया था कि जो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें मैं ये था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार विमर्श, बोलने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को दृढ़ संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो यानी कि उसमें कहा गया था, क्या था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसमें कहा गया है कि उसमें क्या क्या, समानता, स्वतंत्रता, यानी कि उसमें भी कितने प्रकार क्या क्या कहा गया था कि उपासना यानी विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धार्मिक और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता यानी कि समानता। तो अपने प्रस्तावना में ही संविधान में कहा गया है कि समानता और स्वतंत्रता का हर एक व्यक्ति का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता है। ठीक है, भारत में शिक्षा राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारों के अधीन एवं साझेदारी के अंतर्गत है, यानी कि भारत में क्या जो शिक्षा की प्रणाली व्यवस्था है वो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के अधीन
होती है। ठीक, अब शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के कार्य क्या होते हैं? पहला है राष्ट्रीय शिक्षा की योजना का निर्माण करना, दूसरा है नागरिकता का प्रशिक्षण देना, तीसरा है राजनैतिक प्रशिक्षण देना, चौथा है सामाजिक प्रशिक्षण देना, पांचवा है सांस्कृतिक प्रशिक्षण देना, छठवां है आर्थिक प्रशिक्षण देना, सातवां है शैक्षिक आयोगों की नियुक्ति करना, नवा है शैक्षिक अनुसंधान का प्रोत्साहन, अगला पॉइंट है स्कूलों की व्यवस्था करना, और क्या है? प्रौढ़ शिक्षा। ये क्या होते हैं? राज्य के कार्य होते हैं। शिक्षा को प्रभावी कारक के रूप में राज्य के कार्य कौन कौन से हैं, ये मैंने आज आपको बताया। तो आई होप वीडियो समझ में आया हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।